हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैड रिनल विद डायलिसिस। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी पोस्ट जिसका बहुत दिनों से सभी को इंतज़ार था कि ये पोस्ट कब आएगी। आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी 2024। इसमें हम देखेंगे आज कि हमारी डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट कितनी है, उसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड जोन कैसे डिसाइड करेंगे। उसके बाद लास्ट में कुछ की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अब पोस्ट तो 20 है। एलिजिबिलिटी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अभी कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे सबमिट नहीं हो रहा है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें बहुत सारे इशू हुए हैं। बहुत लोगों ने मेल भी किया था आरआरबी को, तो उनका जवाब भी आया है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है इस बारे में हम बात करेंगे। ओके, अब पोस्ट डायलिसिस टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट 20 है। अब इसकी स्टार्टिंग डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 17/8 मतलब 17 अगस्त 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये 16 सितंबर 2024 तक अवेलेबल हैं। ओके, देन अब यहाँ पे देखिए किसी को अगर पेमेंट में दिक्कत हो जाती है, फॉर्म डला गया लेकिन पेमेंट में कुछ दिक्कत हो गई तो उसके लिए अलग से डेट दिया गया है 17/9/2024 टू 26/9/2024। ओके, तो ये डेट आप याद रखिएगा। लास्ट डेट है 16/9/2024। देन उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट कितनी है, लेवल क्या है, पे लेवल है इसका 6। ओके, 35,400 इसका बेसिक सैलरी रहेगा। देन मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 चाहिए। जैसे आप सभी को पता है आरआरबी की जितनी भी वैकेंसी होती है उसमें मेडिकल फिटनेस मांगता ही है, तो हमारी कैटेगरी है B1 में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी आई के जो हैं लेंसेज वो ठीक होने चाहिए, 6 के अकॉर्डिंग होने चाहिए। उसकी भी कैटेगरी अलग से डिफाइंडेड किया हुआ है। एज इसमें 20 to 36 है। उसके बाद इसमें पोस्ट है, देखिए यहाँ पे हमारे डायलिसिस टेक्नीशियन की 20 पोस्ट है। बाकी और भी बहुत सारे इसमें पोस्ट आए हुए हैं। डाइटिशियन, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, आइडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल नर्सिंग स्टाफ्स के आए हैं, फार्मासिस्ट के आए हैं, बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। ये हम देख लिए पोस्ट के बारे में। ओके, डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायलिसिस टेक्नीशियन। ओके, अब यहाँ पे देखिए बीएससी मैडेंट्री है, बीएससी मैडेंट्री है, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो नहीं किया हो, बीएससी मैडेंट्री है, बीएससी आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस। अब प्लस में यहाँ पे 2 कैटेगरी दी हुई है। पहला डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस एंड सेकेंड 2 ईयर सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन हीमोडायलिसिस वर्क इन रेपुटेड इंस्टीट्यूट प्रूव टू बी अटैच्ड। अब दोनों में से आपके पास एक होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये बीएससी मैडेंट्री है, चाहे आप डिप्लोमा किए हो चाहे कुछ भी किए हो, आपके पास बीएससी होनी ही चाहिए। देन सेकंड है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि जैसे जिन्होंने बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी किया हुआ है वो कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन तो नहीं ही आ रहा है। मैंने भी फॉर्म फिल करके देखा था, तो इसमें बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम उसमें सिंपली बीएससी में क्लिक करके उसके बाद हम 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें अटैच कर सकते हैं। कई लोगों ने करके देखा है बट उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन हम एक तरीका यही है कि जिन्होंने बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी किया है वो सिंपली बीएससी को क्लिक करें। देन उसके बाद अगर डिप्लोमा नहीं है तो 2 ईयर का वहाँ पे एक्सपीरियंस डाल के हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर जिन्होंने बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी किया हुआ है और उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। बीएससी के बाद या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। होप सो आपका कन्फ्यूजन इसमें क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर।
फीस स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ा अमाउंट इसमें नहीं है। फीस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन, जो कैटेगरी बिलो मेंशन किया गया है उसको छोड़ के बाकी सभी के लिए क्या है 500 है। उसके बाद ST SC एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल कैंडिडेट ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, ठीक है, OBC EWS, इन सभी की फ़ीस कितनी है 250 है, जो कि रिफंडेड हो जाएगी बाद में। इसके लिए इन्होंने अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी मांगा जाता है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे ये मांगता है। तो ये हो गया हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस में देखिए 70-30 का रेशियो होता है। ओके, प्रोफेशनल एबिलिटी में क्या है, जैसे कि हमने डायलिसिस किया हुआ है तो हमारे डायलिसिस से 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, 70 नंबर 70 मार्क्स के, मतलब पर क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 नंबर इसमें डिसाइडेड है। देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल एरिथमेटिक और जनरल साइंस, ये तीनों 10-10 नंबर के हैं। तो टोटल हमारे 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 90 मिनट्स का ही हमारे पास टाइम रहेगा इनको सॉल्व करने के लिए। अब इस सिलेबस को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायलिसिस। अब प्रोफेशनल एबिलिटी में क्या होगा, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी डिसीजेस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ डायलिसिस, ये आपके 70 नंबर के आएंगे। तो इसे आपको फुली कवर्ड करना है। देन उसके बाद 30 नंबर के जो हैं उसमें जनरल एरिथमेटिक में मैथ्स, फिर जनरल रीजनिंग, देन जनरल अवेयरनेस 10 नंबर के होंगे और जनरल साइंस होंगे। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैम इतना सारा है, हम पढ़ाई कैसे करें, है ना। तो 70 नंबर में हमें पहले फोकस करना है। 70 नंबर हमें कैसे भी करके उसमें हमें 60 नंबर लाना ही है। देन उसके बाद जनरल एरिथमेटिक्स है, तो जनरल एरिथमेटिक्स मैथ्स है, ये तो डेली पढ़ने से ही हो पाता है, एकदम से पढ़ने से नहीं हो पाएगा। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो पैरामेडिकल में आते ही हैं, उनको आप पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए होंगे उसमें से देख के हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें आएगा। उसके बाद रीजनिंग में भी सेम हम फॉलो करेंगे। जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, करेंट अफेयर्स है तो पिछला जो जैसे एग्ज़ाम डेट है उसके पिछले 6 मंथ का हम देख लेंगे। देन इंडियन जियोग्राफी तो हमें देखना ही है, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद अभी स्पोर्ट्स अभी करेंट में है तो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो हमें ये देखना है। उसके बाद जनरल साइंस में हमें 10th के जो NCERT की बुक है उसको देखनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस को। लेकिन इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उतना ज़्यादा आप इसमें मत घुसिए। पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी से रिलेटेड आप तैयारी करिए। एंड हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए जो जोन का मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका नोटिफिकेशन शेयर किया हुआ है, जिसमें भी ऑल RRB के वेबसाइट उसमें दिए हुए हैं। जैसे कि आपने RRB बिलासपुर से मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप RRB बिलासपुर में जाएंगे, फिर वहाँ अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट एन अकाउंट में जाना है। कोई भी RRB की वेबसाइट में आप जा सकते हैं, जिस जोन से आप डालेंगे उस जोन में जाके आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जोन के बारे में कि कौन से जोन में कितना पोस्ट है। तो RRB अजमेर में ओनली एक पोस्ट है OBC की। देन उसके बाद RRB बेंगलोर साउथ वेस्ट रेलवे, इसमें जनरल की 2 पोस्ट है। देन उसके बाद RRB बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें क्या है 2 पोस्ट बस है ओनली जनरल की। ये डबल यहाँ पे आ गया है। उसके बाद 4th नंबर पे है RRB चंडीगढ़ में जनरल की 3 पोस्ट है एंड OBC की 1 पोस्ट है। देन उसके बाद RRB कोलकाता ईस्ट रेलवे, इसमें जनरल की 2 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है एंड SC की 1 पोस्ट है। देन उसके बाद 6वें नंबर पे है RRB मुंबई में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। जनरल की 3 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है और SC की 1 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 20 पोस्ट हैं गाइज। अब
मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आरआरबी का न्यू नोटिफिकेशन एक है कि आप कोई भी एक ही जोन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड एक कैंडिडेट ओनली एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ओके, देन कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। पहला चीज़ ये नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो सोच समझ के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1/3 है, 100 क्वेश्चन है इन 90 मिनट्स, मतलब ओनली 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। को बताया था कि यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दी हुई हैं, ये इस वेबसाइट्स में जो जिस जोन से आपको डालना है उस जोन्स पे आप क्लिक करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, ये मेरा आज का वीडियो था। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।